स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरा कि इंडिया कैसे जीता और इंग्लैंड कैसे हारा, कहाँ पर इंग्लैंड से चूक हुई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जो इस चैनल पर नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखा करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ एक कमेंट भी कर दें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अ, तो जैसे ही आपको पता है राजकोट का मैच इंडिया ने जीता, जायसवाल और सरफराज खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उधर इंग्लैंड ने बड़ी ही गंदी परफॉर्मेंस दी और बड़े ही स्लो खेले थे। तो हम जानेंगे इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इंग्लैंड ऐसे अप्रोच से खेला और इंडिया जो जायसवाल और सरफराज खान के मोमेंटम को इंडिया ने थर्ड टेस्ट में दिखाया, क्या वही सेम मोमेंटम को इंडिया नेक्स्ट 2 मैचेस में बरकरार रखता है कि नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मेनली आज। और बात करेंगे जो थोड़े हमारे चेंजेस हो रहे हैं। आपको पता है केएल राहुल भी फोर्थ मैच से रूल्ड आउट हो गए हैं, तो आई थिंक रजत पाटीदार को फिर रिटेन करा जाएगा। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मुझे लग रहा था कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को ख़राब कर चुके हैं पिछले मैच में, बट वो लकी रहे कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया की साइड का। तो इंडिया की मैं अगर बात करना चाहूँ, इंडिया ने जो थर्ड टेस्ट मैच में डिफरेंट क्या करा, डिफरेंट अगर मैं बोलना चाहूँ इंडिया की तरफ से जो डिफरेंट हुआ, इंडिया ने अच्छी रन रेट से खेला दोनों ही मैचेस, दोनों ही इनिंग में, आई मीन मैच की दोनों इनिंग में। और वो मेनली सिर्फ सरफराज खान और जायसवाल को उसका श्रेय जाता है, क्योंकि दोनों ने ही एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आए जो हमने आज तक देखी नहीं थी। हम देखते थे सहवाग के टाइम पे एक ही प्लेयर होता था हमारा, तेज खेलता था, या उसके पीछे कोई लाइक टेलेंडर मार देता था, कभी हरभजन आके मार देता था जल्दी। बट ऐसा प्रॉपर जो बैट्समैन होते थे वो कभी तेज नहीं खेलते थे। सहवाग थोड़ा एक्सेप्शनल था, उनका पता है हमें। तो बट अब जैसे इंडिया की टीम में इसमें सरफराज खान और जायसवाल ने दोनों ही 90 के स्ट्राइक रेट से, 70 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेला है, तो ये अच्छा लगा देख के। और क्या हमें इस चीज़ से बड़ा ही कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि हाँ भाई इन्होंने अच्छा खेला है तो अगले मैच में भी अच्छा खेलेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि ये दोनों प्लेयर अगले मैच में भी चलेंगे? क्या हमने देखा कि जो प्लेयर हैं, बाकी प्लेयर, उन्होंने क्या करा? तो अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम दोनों प्लेयर के रनों को निकाल दें तो हमारी टीम ने वही अपनी जो डिफेंसिव अप्रोच है उससे खेला। तो गिल की बात करें, गिल का जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया, उनके टेक्निकली बड़ा कमी लग रही है मेरे को, और बॉडी से दूर खेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं बॉल को। और सेम उन्होंने इवन तो 91 रन मार थे पिछले मैच में, बट उनकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी तक सोल्व नहीं, सेम वही काम कर रहे हैं, बॉल को पोक कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। जो आई थिंक वो पिछले मैच में लकी रहे कि एज नहीं हुआ और आउट नहीं हुआ इतनी जल्दी। बट मेरे को लगता है अगले दोनों मैचों में अगर वो अपने इस टेक्निकल चीज पर काम नहीं करते तो दोबारा जल्दी आउट होने के उनके चांसेस है। और ऊपर से रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा ऐसा नहीं कि बहुत तेज खेले हैं, उनका अप्रोच जरूर अच्छा रहा था, बट स्ट्राइक रेट उनका वही रहा था 60 के करीब, तो वो ऐसे खेलते हैं। बाकी प्लेयर भी जो थे उनका भी जैसे जुरेल था, वो भी अपना नॉर्मल स्ट्राइक रेट से खेले, कोई एक्सेप्शनल नहीं था। रजत पाटीदार ने तो कोई स्कोर ही नहीं करा, आपको पता है। तो बाकी प्लेयर का भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा था। और जो अब बातें आ रही हैं कि लोग जैसे जायसवाल ने रन मार दिया तो जायसवाल को कंपेयर करने लगे हैं कि ये तो भाई विराट कोहली है। भाई आप सबसे गुजारिश है, अगर कोई प्लेयर रन मारता है, 2-3 सेंचुरी मार देता है, उसको किसी ग्रेट प्लेयर से कंपेयर करना छोड़ दें। उसको एटलीस्ट 50 मैच खेलने दें, अगर किसी से कंपेयर भी करना है। वैसे तो क्रिकेट में किसी का कंपैरिजन नहीं करा जाना चाहिए, क्योंकि हर बैट्समैन जो होता है या हर बॉलर हर डिफरेंट प्लेयर को फेस करता है। फॉर एग्जांपल कोहली कोहली ने डिफरेंट सेट ऑफ बॉलर को अपना फेस करा है अपने करियर में। जायसवाल जो है अपने डिफरेंट बॉलर को फेस कर रहा है, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सेम बॉलर के साथ भी ऐसा जाता है, ठीक है ना। अब सरफराज खान के अगर बात करें, सरफराज खान को लोग कहने लगे हैं जब से उन्होंने 3 छक्के मारे हैं या तेज रन रेट से खेल रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर ली जाए T20 के। भाई T20 के जो वर्ल्ड कप के 15 हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और आप कैसे टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को लेकर आ रहे हैं कि T20 के वर्ल्ड कप में उनको जगह में शामिल कर लिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अभी उनको, उन्होंने स्पिनरों पे जरूर अच्छा खेला है, स्पिनरों में उनका टेस्ट पास हो गया है, बट अभी तक उन्होंने फास्ट बॉलरों को खेलना है। जब वो फास्ट बॉलर परफॉर्म करेंगे, अगले 5-6 टेस्ट में अगर परफॉर्म करते हैं फास्ट बॉलर पे अच्छा, तब जाके मैं कहता हूँ कि ये प्लेयर अच्छा है। ठीक है कि अप्रोच, अच्छी अप्रोच, न्यू अप्रोच लेकर आए हैं, फ्रेश अप्रोच दोनों जायसवाल और सरफराज खान। बट हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि
ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं कि हम उनका कंपैरिजन करने लग जाएं कि इनके बिना हम मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और मीडिया में जो भी बातें फैल रही हैं इनसे भी दूर रहना चाहिए कि इनको खेलने देना चाहिए, इन पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्लेयर भी ये चीज़ें देखते हैं और अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं। तो वही चीज़ आपको गेम में भी देखने को मिलता है कि एक मैच में प्लेयर चलता है, उसके बाद फिर 10 मैचों में नहीं चलता। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल है शुभमन गिल का। वो देखो कितना अच्छा टैलेंट था, अच्छी प्रोसेस से आया था, अच्छे रन मार रहा था डोमेस्टिक में भी, अंडर 19 में भी। बट आप देखो टीम में आके या तो उनको टीम मैनेजमेंट ने ऐसी अप्रोच में डाल दिया है कि जैसे वो खेलने लग गए हैं, ठीक है ना, और या वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं मीडिया से, या एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि फैन के तरफ से कि ये हर मैच में परफॉर्म करेंगे। तो ये हर प्लेयर के बस का नहीं होता कि प्रेशर को ऑब्जर्व करें। कुछ प्लेयर ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ नहीं। हमारे सामने बड़े एग्जाम्पल हैं पास्ट में, हम विनोद कांबले की बात कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे, मैं कहता हूँ। कई बार मेरे को लगता है जो सरफराज खान को मैं देखता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी झलक विनोद कांबले की उनमें दिखती है, उनके एटीट्यूड में भी और उनके एक होता है ना व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में भी। जब उनको देखते हो फील्ड पर तो थोड़ा विनोद कांबले जैसा मेरे को उनका व्यवहार लगता है, जैसे वो बात करते हैं या खेलते हैं। बट ये कहना बड़ी जल्दी होगा, तो मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। आगे आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा। अगर वो ऐसी अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखते हैं हम्बल अप्रोच से, आपको परफॉर्म जरूर कर रहे हैं बट आपको हम्बल रहना पड़ता है अगर करियर में लंबा खेलना है। सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं हुआ, कोहली का इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं हुआ, द्रविड़ गांगुली, इनका नाम अच्छा तब हुआ है जब इनकी अप्रोच भी हम्बल रही। रन जरूर मारे इन्होंने, पर इनकी अप्रोच हम्बल होने की वजह से इनका करियर भी लंबा रहा है। ठीक है, पृथ्वी शॉ भी बड़ा अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अच्छा उन्होंने स्टार्ट करा था अपना टेस्ट करियर, बट उनके एटीट्यूड और उनकी अप्रोच जो ऑफ फील्ड उनकी अप्रोच है, उसकी वजह से उनका करियर भी खत्म होता नजर आया, आपको देखा होगा। तो सेम मैं चाहता हूँ कि यही काम सरफराज खान के साथ ना हो, तो इसलिए हमें उनको उनके पैर छोड़ देना चाहिए, उन पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए कंपैरिजन करके। अब हम बात करें कि ये तो रहा इंडिया की बैटिंग की तरफ से कि सिर्फ ये दो प्लेयरों से हमारा जो है टीम का एक तरह मोराल चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि हम अच्छे रन रेट से रन मारने लगे हैं। बट अगर ये दो प्लेयर नहीं चले तो क्या होगा? तो हमें देखना होगा कि जो बाकी प्लेयर हैं उनको भी थोड़ा अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि ये हमें उन दोनों प्लेयरों से सीखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हर बार यही दो प्लेयर हमारे मैच में अच्छी तेजी से रन बनाएंगे। गिल को भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा, रोहित शर्मा को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इवन दो कई पिचेस ऐसी होती है जो आपको सिचुएशन के हिसाब से स्लो भी खेलना पड़ता है, बट ऐसे नहीं कि आप सिचुएशन की वजह से आप बिल्कुल ही बोग डाउन हो जाए, बहुत ही स्लो खेलने लग जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बाकी बैट्समैन को भी, जैसे सरफराज खान और जायसवाल ने प्रूव करा। अगर हम अटैक करते हैं, अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, तो हमें अच्छे रन भी मिलते हैं और अच्छे रन के साथ साथ बड़े रन भी मिलते हैं। अगर हम अब बॉलिंग की तरफ आ जाएं, आपको पता है अब बुमराह को नेक्स्ट मैच में रेस्ट दे दिया गया है और उनकी जगह मुकेश कुमार को लेकर आया गया है। मुकेश कुमार बड़े ही फ्लॉप प्लेयर हैं अभी तक जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, और वो एक लगते भी नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर बॉलर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बट अभी जो डोमेस्टिक में खेलने गए थे, वो एक रणजी मैच खेलने गए हैं, वहां उन्होंने 10 विकेट ले लिए हैं। तो उन्होंने दिखाया कि डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब इंटरनेशनल में आते हैं तो फिर वही उनका ऐसा लगता है 3 ओवरों में 30 रन, 3 ओवरों में 20 रन, ऐसे ए स्पेल वो करते हैं। बट जैसे कि मैंने अपने पिछले पुराने वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि कुछ प्लेयर इंडिया की टीम में जो आते हैं वो डोमेस्टिक परफॉर्मर आते हैं, टैलेंट और स्किल की वजह से नहीं आते। तो मुकेश कुमार उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, आकाशदीप भी उसका बड़ा एग्जाम्पल है कि ये सिर्फ अपने स्किल और टैलेंट की वजह से ही नहीं आए, ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। डोमेस्टिक में जो बैट्समैन है वो इतने स्किल वाइज नहीं है, ठीक है, तो उनके विकेट इजीली लेके आ रहे हैं। कुछ आपको अपोनेंट, कमजोर अपोनेंट मिल जाती हैं, उनके खिलाफ आप 5 विकेट ले लेते हैं, 10 विकेट ले लेते हैं मैच में, तो आपका टैली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विकेट ले लिया है। आपको ये जरूर देखना पड़ता है डोमेस्टिक परफॉर्मर जो होता है किस टीम के अगेंस्ट लिए हैं, कौन प्लेयर खेल रहा था उस टीम में, तभी आप जज कर सकते हैं कि वो बॉलर अच्छा है, अच्छी बॉलिंग करी है, किस कंडीशन में बॉल कर रहा है। ठीक है ना, मैच बचा रहा है कि नहीं, टीम को मैच जिता रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं कि सिंपल प्लेन विकेट लेता आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि इंडिया ये गलती फिर कर रहा है उनको खिला के। इवन दो वो परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो 5 विकेट भी ले लेते हैं, पर मेरी तरफ से फिर भी वो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर नहीं है। ठीक है, कुछ मेहनत होती है हम मानते हैं, बट बुमराह जैसा वो बॉलर नहीं बन सकता, सिराज जैसा बॉलर नहीं बन सकता। ये तो जबरदस्ती हमें 11 पूरा करना है, मेरे ख्याल से उसको खिलाया जा रहा है।
तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। और आई थिंक जो हमारा स्पिन बॉलिंग की तरफ आए, स्पिन बॉलिंग में मेरे को कोई लगता नहीं कोई चेंज होगा। इंडिया आई थिंक सेम अटैक से जाएगा और सेम एक ही चेंज होगा, सिर्फ मुकेश कुमार अंदर आएगा बुमराह की जगह। बाकी चेंजेस कोई मुश्किल लग रहा है मेरे को, एक्सेप्ट अगर कोई पिच ऐसी टर्निंग होगी। पिच के बारे में मैं कल बात करूंगा, टॉस के बारे में कल बात करूंगा, वेदर के बारे में कैसा रास्ता है वहाँ पर, और वहाँ पर ग्राउंड की क्या क्या कंडीशन है रांची में, मतलब कि पिछले जो 10 साल हैं वहाँ पर कितने मैचेस हुए, कौन टीम जीती, फर्स्ट बैटिंग वाली जीती, बॉलिंग वाली जीती, इसके बारे में कल मैं बात करूंगा स्टैट्स के साथ। तो अभी तो फिलहाल मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडिया जो अपना मोमेंटम है, जो पिछले मैच में जो इंडिया ने अच्छे रन मारे हैं, जीता है इतने बड़े मार्जिन से, उसको क्या इंडिया मोमेंटम को बरकरार रखता है अपने दोनों मैचेस में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम अगर इंग्लैंड की तरफ आते हैं, ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड ने, मैंने आपको कहा कि जो इंग्लैंड है स्टार्टिंग में सिर्फ जो 30-40 ओवर है बहुत अच्छा खेला था। पिछला टेस्ट मैच जो राजकोट में हुआ वो भी सिर्फ उनमें बेंडकेट ही अच्छा खेला था। जैसे इंडिया में जायसवाल और सरफराज खेले, अगर बेंडकेट के आप निकाल दो, 150 रन निकाल दो, तो इंग्लैंड की टीम बहुत बेकार खेली है। और उन्होंने स्लो रन भी बहुत स्लो मारे हैं। उन्होंने पहली इनिंग में तो कुछ 5 के रन रेट से मार रहे थे, पर दूसरी इनिंग में उन्होंने ओवर ही आई थिंक 35 के करीब ओवर खेले और 35 ओवर भी नहीं खेल पाए। तो आपको देखना होगा कि ये थोड़ा लंबा खेलते हैं अगले मैच में या नहीं, या फिर वही अपना मार धाड़ के चक्कर में रह जाते हैं। मार धाड़ के चक्कर में ये मतलब नहीं कि तेज, वो मारने की ट्राई करते हैं इवन दो रन नहीं आ रहे। भी पिछली जो लास्ट इनिंग सेकंड इनिंग में इन्होंने मारने का ट्राई जरूर करा, बट इनकी रन रेट था 2.4 2.5। तो आई थिंक इंग्लैंड को अपना जो पहले 2 मैचों में इन्होंने अप्रोच रखा था, वही अप्रोच को इनको बरकरार रखना पड़ेगा अपने अगले दोनों मैचेस में। क्योंकि मेरे को लगता है कि इंग्लैंड बड़ा धीरे खेला सेकंड इनिंग में, 2.3 या 2.4 के रन रेट था, और ओवर भी आई थिंक इन्होंने 35 ओवर खेले। तो इंग्लैंड अगर वही अपना बैजबॉल का अप्रोच जारी रखेगा तभी ठीक रहेगा। देखो उन्होंने चेंज करा, वो हार गए मैच। तो मेरे को लगता है जो उनके फेवर में रिजल्ट अभी तक आता आ रहा है, उनको उसी अप्रोच से जाना चाहिए, तभी मजा आएगा देखने में। अदरवाइज वो बैजबॉल वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा अगर उनकी टीम स्लो खेलती है। और ऊपर से बेन स्टोक्स ने पिछले मैच की प्रेजेंटेशन में बोल ही दिया था कि वो ट्राई करेंगे अगले दोनों मैच जीत के, सीरीज जीतने का भी ट्राई करेंगे। तो उनकी बात में कॉन्फिडेंस दिखता है। आप ये देखो, इंडिया ने उनको 556 रन का टारगेट दिया, 557 का टारगेट दिया पिछले मैच में। कभी आपने देखा है कि कोई टीम इतना बड़ा टारगेट देती है फोर्थ इनिंग में किसी दूसरी टीम को? तो हमें इस बात के लिए बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए बेन स्टोक्स की कि उन्होंने अपनी टीम को इतना काबिल बनाया है कि अपोजिशन को इतना बड़ा स्कोर देना पड़ रहा है। अदरवाइज लोग कहते हैं फोर्थ इनिंग में तो 250 या 300 रन बनना मुश्किल होता है, बट बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को ऐसा बनाया है कि दूसरी अपोजिशन टीम भी 500 550 का उनको रन दे रही है, फिर भी लगता है कि हाँ भी इंग्लैंड चेस कर सकती है। तो ऐसा उन्होंने अपनी टीम के लिए नाम कमा लिया है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात है। इवन दो मैच हार रहे हैं, बट अपोजिशन में उन्होंने एक फियर डाला है कि कोई भी अगर आप स्कोर हमें दोगे तो हम चेस करने का दम रखते हैं, इवन दो हम हारते हैं। उसके बाद हम बात करें अब जब कुछ इंग्लैंड से हटके इंग्लैंड की बॉलिंग का, तो मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। इंग्लैंड मोर ऑफ लेस इंग्लैंड की बॉलिंग ऐसी थी, बस वो उन्होंने जो गलती करी पिछले मैच में, जो रूट से बहुत ही ज़्यादा ओवर करवाए। तो आई थिंक अगर जो रूट अपनी बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे, जो बड़े ज़्यादा गलत शॉट खेल रहे हैं स्टार्टिंग में आके, थोड़ा उन्हें सेटल करना होना पड़ेगा, 60-70 बॉल खेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं टेस्ट मैचेस के। उनको थोड़ा ठीक है अग्रेसिव रखना है रखो, बट ऐसा उल्टे सीधे शॉट मारने से परहेज रखना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है उनको बॉलिंग से ज़्यादा अपनी बैटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी इंग्लैंड कुछ अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगा, क्योंकि अदरवाइज उनकी बैटिंग 40 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लैंड के बारे में बात करी। इनके टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, लाइक ये कल हम थोड़ा साफ हो जाएगा, और पिच के बारे में भी पता लग जाएगा, वो मैं कल ही बात करूंगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा आईपीएल। आईपीएल आपको पता है नेक्स्ट मंथ से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। मैं आईपीएल की पूरी कवरेज करूंगा। हम फैंटेसी लीग भी बनाएंगे, टीम भी बनाएंगे, ड्रीम 11 टीम भी बनाएंगे। तो आप मेरे साथ सभी लोग जुड़ सकते हैं। मैं लाइव आऊँगा, आने वाले दिनों में हम लाइव कवरेज करेंगे सभी मैचेस का, प्री मैच और पोस्ट मैचेस। अगर पॉसिबल हुआ तो ब्रेक में भी जैसे होता है तो उसमें भी लाइव आऊँगा मैं। तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये आगे आप देखोगे सभी चीज़ें। तो आपको पता है, और खबर आ रही है ऋषभ पंत जो आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि लोगों को या टीम को
इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए प्लेयर। ऐसा नहीं है कि उस प्लेयर के बिना टीम नहीं बनती, ठीक है प्लेयर में टैलेंट है, बट उस प्लेयर को अच्छा टाइम देना चाहिए रिकवरी के लिए। ऐसे नहीं आप ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हो कि उसके बिना टीम नहीं बनती। हमारे पास बहुत ऑप्शन है कीपिंग के, तो मेरे को लगता है कि उन्हें थोड़ा और टाइम अपना फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। जब 20-25 मैच खेल लें, ठीक है ना, टी20 के, अपनी फिटनेस को पूरा साबित कर दें, तभी वापस आएँ। अदरवाइज़ ऐसे ज़बरदस्ती टीम में वापस आके कोई फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ़ आप एक नाम की वजह से टीम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आईपीएल के हम कवरेज करते रहेंगे। और ऊपर से जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बात करी थी, जो ईशान किशन को लेके खबरें चल रही थी, ईशान किशन ने इवन दो अल्टीमेटम दे दिया था, जय शाह ने ईमेल भी लिखा था प्लेयर्स को कि आपका मैंडेटरी है मैच खेलना, तो भी ईशान किशन ने मैच नहीं खेला। अब उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने बोला कि वो सर्टेन टेक्निक पर काम कर रहे हैं, रादर देन वो रणजी के मैच को उन्होंने खेलने की वजह उन्होंने जो टी20 हो रहे हैं मुंबई में, जो लोकल टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर खेला है उन्होंने। मेरे को ये समझ नहीं आता कि टी20 में टेक्निक पे ज़्यादा काम होता है या रणजी में जब आप लॉन्ग फॉर्मेट खेलते हैं उस पर टेक्निक में काम होता है। आई थिंक ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ईशान किशन। और मेरे को ये भी लगता है कि ईशान किशन का आई थिंक करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सही में मैं कह रहा हूँ, 4-5 साल तक मैं देख रहा हूँ ईशान किशन का आई थिंक टीम में जगह बनाना बड़ा ही मुश्किल होगा। उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने अपने लिए भी गलत कर लिया जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं ऑफ द फील्ड टीम से बाहर जाने के बाद। तो उनको अगर कुछ चाहिए कि टीम में वापस आ सके तो सिंपल पाथ को फॉलो करें, डोमेस्टिक में जाएं, क्योंकि जो डोमेस्टिक की टीम है अपनी, आपकी स्टेट की टीम है, वही आपको प्लेयर बनाती है। आप अपनी स्टेट के लिए खेल कर आते हैं, रन मार कर आते हैं, तभी आप इंटरनेशनल टीम में जगह बनाते हैं। अगर आपकी स्टेट ही नहीं होगी टीम, तो आपकी पहचान भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको जाना चाहिए डोमेस्टिक में, अपनी स्टेट के लिए खेलना चाहिए, रन मारने चाहिए। उससे क्या, जो लोकल प्लेयर हैं, बाकी डोमेस्टिक प्लेयर हैं, उनको भी अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ खेल रहा है, रादर देन कि आप पैसों के लिए टी20 में जाओ। आपको पता है कि आईपीएल आ रहा है, टी20 का टूर्नामेंट, तो आप टी20 की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप रीज़न दे रहे हो कि मैं टेक्निकल फ्लॉज पे काम कर रहा हूँ, तो ये तो कोई भी बता पाएगा कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ऐसे प्लेयर को। तो ये था, मेरे को लगता है ईशान किशन का थोड़ा एपिसोड था, उसके बारे में बात करना चाहिए कि जो उन्होंने अपने साथ बड़ा गलत करा है। और आपको पता है, एक बात और कर दूं मैं, विराट कोहली को बड़ी बधाई, उनके लड़का हुआ है। तो कोई खबरें चल रही थी मीडिया में काफ़ी टाइम से, क्यों बाहर है वो टीम से, तो आपको पता लग गया है क्यों बाहर थे टीम से। तो उनके घर वालों को सभी को बधाई हो। और अगर हम बात करें अभी, जो एक रिसेंटली जो 2 प्लेयरों ने रिटायरमेंट ली है इंडिया की तरफ से, वो मैच खेल चुके हैं। एक तो मनोज तिवारी हैं, वो अच्छे टेक्निकल प्लेयर लगे थे जब मेरे को जिस टाइम वो आए थे, पर उनको चांसेस नहीं मिले इतने, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित करी है। और एक और प्लेयर थे फैज़ फजल, आई थिंक आपको किसी को पता हो ना हो, उन्होंने एक वनडे भी खेला था और पहले वनडे में ही उन्होंने अपनी 50 भी मारी थी, उसके बाद कभी खेले नहीं थे, वो लेफ्टी बैट्समैन थे, तो इन्होंने दोनों रिटायरमेंट लिया है। तो इन दोनों में से मैं कहता हूँ कि मनोज तिवारी मेरे को लगता था कि टेक्निकल अच्छा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने आई थिंक डेब्यू करा था, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा, लग रहा था कि अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बट इतने चांसेस नहीं मिले जैसी बाकी प्लेयरों को चांसेस मिले थे। तो आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब जो कल मैं बनाऊंगा वीडियो, कल मैं पूरा पिच के बारे में थोड़ा देखूंगा कैसा होता है पिच का हाल, और टीम में अगर लगता है कि पिच के हिसाब से कोई चेंज होगा तो कल ही मैं बात करूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी अभी मैचेस में 2-3 दिन बाकी है, इतनी जल्दी पिच पर और टीम पर बात करके फ़ायदा नहीं है। बट जो आपको मैंने ऑलरेडी चेंज बता दिया, जो कंफर्म हो गया है बीसीसीआई की तरफ से कि केएल राहुल बाहर है ऑलरेडी, और बुमराह को टीम से रिलीज़ कर दिया गया और उनकी जगह मुकेश कुमार टीम में आ गए हैं। बट ये कंफर्म नहीं है कि मुकेश कुमार प्लेइंग 11 में खेलेंगे कि नहीं, बट लग रहा है खेलेंगे वही। बट उसका हम 2-3 दिन में उसका पता लग जाएगा, परसों में उसका पता लग जाएगा। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है कॉम्बिनेशन और पिच का क्या कंडीशन है, और वहाँ पर रांची की पिच कैसी खेलती है वैसे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।